नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है बुधवार और डेट है नवंबर 8, 2023। हेडलाइन सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो फायर क्रैकर अंडर कर्ब्स, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन के अंदर से। मिजोरम छत्तीसगढ़ पोलिंग, ये हमारा इलेक्शंस के अंदर से होने जा रहा है। बिहार कास्ट सेंसस, ये हमारा सोशल स्ट्रक्चर इन इंडियन सोसाइटी के अंदर से होने जा रहा है। वर्क 70 आवर्स ए वीक, ये हमारा एक एडिटोरियल सेक्शन से होने जा रहा है। टॉपिक्स इन करंट डिबेट्स के अंदर से। कोटा स्टूडेंट डिस्ट्रेस इन डेटा, ये हमारा एजुकेशन और स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स के अंदर से होने जा रहा है। वाई इज देयर डिस्प्लेसमेंट इन कॉन्गो, ये हमारा एडिटोरियल टॉपिक्स इन करंट डिबेट के अंदर से होने जा रहा है। MiG-21 फाइटर जेट्स टू बी शट ऑफ, ये हमारा सिक्योरिटी और अपग्रेडेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर से होने जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसफर्ड, ये हमारा एनर्जी और रिसोर्स के अंदर से होने जा रहा है। आईटी मिनिस्ट्री वार्निंग ऑन डीप फेक्स, ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर से होने जा रहा है। मैक्सवेल्स डबल सेंचुरी, ये हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन से क्रिकेट के अंदर से होने जा रहा है। आज का न्यूज़पेपर थोड़ा लंबा होने जा रहा है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया वीडियो को पूरा देखें एंड तक। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही वीडियो के अंदर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से अपना डिजायर्ड चैप्टर सेलेक्ट करें और अपनी वीडियो को एंजॉय करें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कर्ब्स ऑन फायरवर्क्स बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला देखने को मिला है जिसके तहत भारत के सभी राज्यों में जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि फायर क्रैकर जो कि पटाखे कहलाते हैं, तो पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाए इस दिवाली सीजन भी। ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है क्योंकि अभी देखने को मिला है हाल ही के दिनों में कि दिल्ली और साथ ही आसपास का जो एनसीआर रीजन है, इसके अंदर जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सीवियर कैटेगरी के अंदर चल रही है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान से कुछ लोग पहुंचे और वो पिटीशन डालते हैं कि राजस्थान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी देखने को मिला है कि पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा डायरेक्शन था वो केवल दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए नहीं था, बजाय पूरे भारत पर यह लागू होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिसमें हमें देखने वाली चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे जो हैं वो समझदार होते हैं। अगर बच्चों को स्कूल में या समझाया जाए कि क्यों हमें पटाखे नहीं फोड़ने हैं दिवाली में और हमें दिवाली सेलिब्रेट करनी है, बस पटाखे हमें नहीं फोड़ने हैं क्योंकि हमारा जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत सीवियर कैटेगरी पे चल रहा है, तो बच्चे इस बात को मान लेते हैं और कम पटाखे फोड़ते हैं। लेकिन जो वयस्क हैं, जो एडल्ट हैं, वो ही ज्यादातर पटाखे फोड़ने के जिम्मेदार होते हैं और वो गैलर में ये पटाखे फोड़ देते हैं बिना परिणाम सोचे कि उनके इतने ज्यादा पटाखे फोड़ने की वजह से क्या दुष्प्रभाव पड़ने जा रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर। अब यहां पर हमें केवल इंसानों की बात नहीं करनी है। अगर हम पटाखे फोड़ते हैं और बहुत ज्यादा प्रदूषण हमें देखने को मिलता है तो इसका सीधा सीधा असर बहुत चीजों के ऊपर एनवायरनमेंट में पड़ता है। जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, सबको वो पॉल्यूशन झेलना पड़ता है। जब दिवाली में पटाखे फूट रहे होते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कुत्ते वगैरह होते हैं और अन्य जीव होते हैं वो बहुत ज्यादा विचलित होते हैं, वो डर जाते हैं पटाखों की आवाज से। अब यहां पर दो फैक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है। पहला फैक्टर है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड और दूसरा फैक्टर है नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारत के सभी राज्यों के अंदर पटाखों पर बैन लगा दिया जाए और जितने भी पटाखे सॉल्ट से, सोडियम सॉल्ट से चलते हैं, उन्हें बैन कर दिया जाए, जिसमें लाइटिंग होती है ग्रीन और रेड कलर की। तो आप यहां समझ सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश है। अब देखने को मिलेगा कि ग्राउंड पर इसका कितना इंप्लीमेंटेशन किया जाता है सरकारों द्वारा, क्योंकि हमें देखने को मिला है कि जो सरकार है, प्रेजेंट डे जो गवर्नमेंट है, वो इन एनवायरमेंट के मसलों से थोड़ा अपने आप को दूरी रखती है, बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं दिखती है। जो भी कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो एनवायरमेंट पर ज्यादा फोकस नहीं करती है। जबकि अभी जो नीड ऑफ कंसर्न है कि जो हमें जिस कंसर्न पे चलना है, सबसे बड़ा फैक्टर उसमें एनवायरमेंट ही है, क्योंकि एनवायरमेंट पे ही डिपेंड करेगा कि भारत में कितनी वर्षा होगी, कैसा मौसम रहेगा, कैसा प्रदूषण लेवल रहेगा और क्या कितनी फसल उग पाएगी, क्या वर्षा अनइवन तो नहीं हो जाएगी भारत के अंदर। ये सब चीजें हमें अभी ध्यान में रखनी है एनवायरमेंटल फैक्टर से। और सुप्रीम कोर्ट साथ ही साथ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और कुछ जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन ये मैसेज जो है ये लोगों तक पहुंचना चाहिए और लोगों को जानना चाहिए कि क्यों उनके एक कदम की वजह से बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान जाती है पॉल्यूशन के मुद्दे पर, और कैसे बहुत सारे जो जीव हैं जो पर्यावरण में जी रहे हैं हम लोगों के साथ, उन्हें कैसे नुकसान पहुंचता है हमारा ये
हम बिना सोचे समझे जो भी पहले से चलता आया हुआ है तो हम उसे कंटिन्यू अगर करते चलते हैं अपने साथ, तो आगे हम चलते हैं। कल इंडियन मिजोरम छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड ओवर 70% पोलिंग। कल का न्यूज़पेपर जिसने हमारे साथ कवर किया था तो मैंने बताया था कि कल मिजोरम और छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। मिजोरम की सभी 40 सीटों के लिए वोटिंग करवा दी गई है और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों के लिए वोटिंग कल करवाई गई है। टोटल छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं जिनमें फर्स्ट फेज में 20 सीटों के ऊपर वोटिंग करवा दी गई है। अब यहां पर देखने को मिला है कि जो मिजोरम में वोटिंग परसेंटेज है वो 76% है। 76% लोग बाहर निकलकर वोट डाल के आए जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है। और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहां भी 70% से ऊपर का आंकड़ा है। 71% अगर हम देखें तो 20 सीटों के जो फर्स्ट फेज के लिए चुनाव हुआ है उसके अंदर के लिए। अब जैसा मैंने बताया था कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि छत्तीसगढ़ में जहां पर जिन 20 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है वहां पर जो 17 सीटें हैं वो माओइस्ट अफेक्टेड सीटें हैं। बस्तर है जैसे वहां पर, तो देखने को मिला है कि छोटी मोटी हिंसा की घटना वहां पर देखने को मिली है छत्तीसगढ़ में। और एक हिंसा की घटना देखनी है जिसमें कोबरा यूनिट का सीआरपीएफ कमांडो जो है उन्हें घायल होना पड़ा है आईईडी ब्लास्ट के चलते, जो कि नक्सलियों ने किया था सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में जैसा कि आप जानते हैं कि जिन 20 सीटों के ऊपर पहले फेज में चुनाव कराया गया है वो माओइस्ट और नक्सलीवादी इलाके में हैं, मौजूद हैं। और नक्सलवादी कहते हैं लोगों से कि आप जाकर वोट नहीं करें, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर बुलाकर वोट करवाए। तो यहां पर घटना एक हमें देखने को मिलती है, पहले भी हमें देखने को मिली है, लेकिन इस बार एक ही ऐसी हमें इंसिडेंट देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नक्सलियों का जो राज था छत्तीसगढ़ के इन 20 सीट्स के ऊपर वो बहुत उसका प्रभाव बहुत लोगों के ऊपर कम पड़ गया है। क्योंकि पहले जो नक्सली और माओइस्ट वगैरह बचे रहते थे वो लोगों के संरक्षण की वजह से ही बचे रहते थे, लेकिन अब जब हम देख सकते हैं कि जो पोलिंग है उसका रेट बढ़ गया है तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहां जो नक्सलियों का आंदोलन है वो कम होता जा रहा है। आगे हम चलते हैं। बिहार कास्ट सेंसस से एक डाटा आया है। तो बिहार की सरकार जैसा कि आप जानते हैं इसने एक कास्ट सर्वे कराया है बिहार राज्य के अंदर, जहां पर जो भी जनसंख्या है बिहार की उसे कास्ट के बेसिस पर उसके आंकड़ों को नापा गया है। किस कैटेगरी के अंदर वो आता है ये नापा गया है और किस धर्म के अंदर वो आते हैं ये नापा गया है। साथ ही साथ नापा गया है कि किस जाति किस ग्रुप के पास कितना पैसा मौजूद है। अब यहां पर इसी जब ये कास्ट सेंसस का डाटा रिलीज कर दिया गया है बिहार गवर्नमेंट द्वारा, तो अब बिहार गवर्नमेंट एक तैयारी करने जा रही है कि वो अपने यहां बिहार राज्य के अंदर जो कोटा सिस्टम है उससे कोटा को बढ़ाकर, अभी जो कोटा दिया जाता है वो कुल 50% का दिया जाता है, लेकिन बिहार सरकार इस अपने सेशन बुलाकर विंटर सेशन के अंदर एक बिल पास कराने जा रही है जिसके बाद से 65% कोटा दिया जा सकेगा SC ST OBC और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को। अब आपको यहां पर एक चीज समझनी है कि सुप्रीम कोर्ट की एक सीलिंग लिमिट सेट है कि किसी भी भर्ती में किसी भी राज्य में किसी भी जाति में 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बिहार ने कास्ट सेंसस के डाटा के बेसिस पर अपना फैसला बदल लिया है, अपना मन बदला है और ये जो फैसला लेने जा रही है बिहार सरकार इसे चैलेंज फेस करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि 50% से ज्यादा कोटा की सीटें नहीं रिजर्व होनी चाहिए। अब यहां पर आपको देखना है कि जो नीतीश कुमार गवर्नमेंट है ये जो इस 50% की सीलिंग को क्रॉस कर 65% कोटा देने जा रही है, रिजर्वेशन देने जा रही है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को। अब यहां पर आपको एक देखना है कि जो नीतीश कुमार है इनका कहना है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ये जो बिहार की कुल जनसंख्या है उसके 19.7% हैं, तो इसी के अनुसार उन्हें जो कोटा मिलना चाहिए वो 20% मिलना चाहिए बजाय 16% जो अभी दिया जाता है। तो ये नीतीश कुमार जो करने जा रहे हैं वो शेड्यूल कास्ट का जो कोटा है उसे बढ़ा देंगे 16% से 20%। इसी तरह शेड्यूल ट्राइब की जब हम बात करें तो शेड्यूल ट्राइब का जो शेयर इन पॉपुलेशन देखा गया है बिहार के अंदर वो है 1.7% और अभी इन्हें जो कोटा दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है वो 1% दिया जाता है बिहार के अंदर, उसे बढ़ाकर ये 2% कर देंगे, डबल कर देंगे। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो है वो कुल जनसंख्या के 27% हैं बिहार के अंदर और उनका कोटा मात्र 12% है। इसी तरह जब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस देखेंगे तो उनका जो पूरी जनसंख्या में प्रतिनिधित्व है वो 36% है, लेकिन उन्हें कोटा 18% ही दिया जाता है। तो इसे भी चेंज करने जा रही है बिहार सरकार और ओबीसी और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस दोनों को मिलाकर
43% कोटा देने का यहाँ एक ये जो बिल लाया जाएगा, इन सब चीज के अंदर प्राविधान किया जाएगा। अब यहाँ देखने को मिलेगा कि जो ओबीसी हैं और ईबीसी हैं, इनका कुल जो कोटा हो जाएगा वो 43% हो जाएगा। अब सबको हम जोड़ देंगे जब, तो ये 50% की सीलिंग लिमिट को क्रॉस करके 65% तक पहुंच जाएगा। अब यहां पर आपको एक और चीज देखनी है कि निकल कर आया है सर्वे के डाटा में कि जो यादव हैं उनके पास सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर, बिहार के अंदर। अब यहां आप जनरल कैटेगरी की जब हम बात करेंगे तो बिहार के अंदर भूमिहार होते हैं, जो एक डोमिनेंट कास्ट मानी जाती है बिहार के अंदर, उनके अंदर हाईएस्ट पॉवर्टी रेट देखने को मिला है अपर कास्ट में, जो कि 27.58% है। मतलब कि 100 भूमिहारों में 27.58 भूमिहार जो हैं वो जो हैं पॉवर्टी के अंदर आते हैं, पॉवर्टी बैकवर्ड, जिनके पास पैसे की कमी है उसके अंदर आते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं कि टोटल 8,38,447 में से 2,31,211 भूमिहार जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। इसके बाद ब्राह्मण और राजपूतों की बात करें तो ब्राह्मण के अंदर से 25.32% पॉवर्टी के नीचे आते हैं, पॉवर्टी लाइन के, और 24.89% पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं राजपूत के अंदर से। इसके बाद कायस्थ कास्ट की बात करें तो इनका जो पॉवर्टी रेट है वो सबसे कम है। कायस्थ में अगर हम 100 कायस्थ मानेंगे तो केवल 13.38 कायस्थ ही जो लोग पॉवर्टी रेट में नीचे आते हैं वो हैं, बाकी सब पॉवर्टी रेट में ऊपर ही आते हैं। इसके बाद पॉवर्टी रेट अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी का है 33.16%। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो 33.58%। अब यहां शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 100 शेड्यूल कास्ट के अगर लोग हैं तो उनमें से 43 लोग जो हैं वो पॉवर्टी के रेट में नीचे पायदान पर आते हैं। इसके बाद शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब में 42.7% जो लोग हैं वो नीचे आते हैं पॉवर्टी में। अब यहां आपको जब ग्रेजुएशन की बात करें तो बिहार की कुल जनसंख्या में केवल 7% लोग ही ग्रेजुएट हैं और 1% से भी कम लोग ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्ड करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट डाटा है कि यहां आप देख सकते हैं कि जो सरकारों का वादा होता है कि हमारे यहां से इतना हमारा रेट है, हम एजुकेशन के लिए इतना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बिहार की कुल जनसंख्या देखेंगे तो उसमें केवल 7% ही ग्रेजुएट हैं, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो केवल 1% और उससे भी कम लोग ही पोस्ट ग्रेजुएट हैं बिहार के अंदर। अब यहां आप एक और चीज देख लें कि 1/3 से ज्यादा परिवार बिहार के अंदर मंथली इनकम 6,000 रुपए से कम की पाते हैं। तो 6,000 रुपए से कम पर मंथली जो सरवाइव करते हैं वो उन जनसंख्या 33% से ज्यादा है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद 34.13% जो हैं वो 6,000 से भी कम पैसे पाते हैं। अब यहां 6,000 तक आप देख सकते हैं जो 1/3 33% लोग हैं बिहार के। उसके बाद केवल 4.4% परिवार ही बिहार के अंदर, माफ कीजिएगा, 50,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा कमा पाते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा डिस्पैरिटी है और कितना कम है वहां पर ग्रोथ रेट। अगर आप बिहार में देखें तो केवल 4.47% परिवार ही बिहार के अंदर एक महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा कमा पाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि करीबन जो 95% परिवार हैं बिहार के अंदर वो 50,000 रुपए प्रति माह से कम की आय पर जिंदा रहते हैं। इसके बाद जो बिहार की कुल जनसंख्या है उसमें 95.5% लोग व्हीकल जो कि मोटर गाड़ी है उसे नहीं खरीद पाते। केवल 0.44% लोग ही 4 पहिया व्हीकल वहां पर ले पाते हैं बिहार में। उसके बाद अगर लैपटॉप और टेक्नोलॉजी की बात करें, इंटरनेट एक्सेस की बात करें, तो ब्राह्मण जो कास्ट है ये सबसे लीडिंग है लैपटॉप और कंप्यूटर ओनरशिप के मामले में, और जिसमें 3.73% ही इंटरनेट एक्सेस मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि कितना पिछड़ा हुआ चल रहा है। अगर हम पूरे भारत की अगर ऐसे हम बात करेंगे तो हमें मिलेगा कि कुल भारत की 5% ही जो जनसंख्या है वो ही एक स्टैंडर्ड जिंदगी जी रही है, जो कि हमारा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है, और बाकी जो 95% भारत की जनसंख्या है वो कितनी कमजोर होगी अगर जब पूरे भारत के अंदर ऐसा डाटा करवाया जाएगा और निकल कर आएगा डाटा। आगे हम चलते हैं। द प्रॉब्लम विथ 70 आवर्स वर्किंग। अब यहां पर आप एक चीज समझ लीजिए, तो इन्फोसिस का एक को फाउंडर है NR नारायण मूर्ति। इनका अभी एक बयान आया
इनका बयान आया कि जो नए लड़के हैं, जो यंग पीपल हैं, उन्हें हर वक्त अपने मन में रखना चाहिए कि हम भारत के लिए काम कर रहे हैं, हम भारत में रहते हैं, और उन्हें अपना काम का जो करने का टाइम पीरियड है उसे बढ़ा देना चाहिए और हर दिन उन्हें 10 घंटे काम करना चाहिए, जिससे हफ्ते में वो 70 घंटे काम कर सकें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बयान है ये NR नारायण मूर्ति का है। इसे लेकर बहुत सारे उनके ऊपर टिप्पणियां की गई और कहा गया, बताया गया कि कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड है वो एक निर्धारित समय जो कि 45 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए एक हफ्ते के अंदर, ये कहता है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो कहता है कि जो वर्क है, वर्क एजेंडा जो है वो किसी लेबर की या किसी वर्कर की लाइफ के साथ इंटरमिंगल नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी पूरी जिंदगी जीने का अधिकार है और उसे अधिकार है कि वो आराम कर सके, लिजार ले सके, अपने साथ अपने लिए टाइम बिता सके और केवल ही काम नहीं करना चाहिए, ये ILO का कहना है। अब इसे लेकर देशों में बहुत सारे वर्ल्ड के देशों की अगर हम बात करेंगे तो वहां प्रावधान है। हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में अगर एक हफ्ते में कितना काम किया जाता है, क्या नियम है, तो सबसे पहले मैं आपको भारत का बता दूं। भारत में नियम है कि 48 घंटे हफ्ता, एक हफ्ते में 48 घंटे ही वर्क होना चाहिए, काम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इसे डिवाइड करके लगा सकते हैं कि प्रतिदिन कितने घंटे ये बैठेगा। अब यहाँ पे हम हफ्ते में बात करें तो साउथ अफ्रीका में आप 42.8%, माफ कीजिएगा 42.8 घंटे, यूनाइटेड स्टेट्स में 38.6 घंटे, यूरोप में 36.9 आवर्स, यूके में 36, फ्रांस में 36, स्वीडन में 35, इटली में 35, अब यहाँ नीदरलैंड में 29.4 घंटे प्रति वीक पर हफ्ते की बात यहां पर हो रही है। अब भारत की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आप भारत का डाटा देख सकते हैं, तो ये कितने घंटे काम करते हैं भारत में, और जबकि फिक्स क्या है भारत के अंदर कि 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। तो अगर गांव की बात करेंगे तो गांव में जुलाई सितंबर में 54 घंटे, अक्टूबर दिसंबर 54 घंटे, जनवरी मार्च 53 घंटे और अप्रैल जून 52 घंटे। इसके बाद अर्बन, ये ग्रामीण था, शहरी की बात करेंगे भारत के अंदर तो जुलाई सितंबर 70 घंटे आप देख सकते हैं, 70.5 घंटे, अक्टूबर दिसंबर 70 घंटे के करीबन, और ये 70 घंटे के करीबन ऑलरेडी शहरों के अंदर भारत के लोग काम कर रहे हैं। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि ये जो NR नारायण मूर्ति हैं ये एक कैपिटलिस्ट हैं। ये चाहते हैं कि इनकी जो कंपनी है और बाकी जो बिजनेस है भारत के अंदर वो अच्छे से प्रॉफिट कमाए और लोग अपनी मेहनत करें, पूरा अपना टाइम दें और हम उन्हें थोड़ी सी सैलरी पर रखकर उनका पूरा जो जिंदगी उन्हें मिली है उसके टाइम को हम अपने अनुसार अपना फायदा बनाने के लिए इस्तेमाल कर लें। अब आपको यहां एक चीज समझनी है कि डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर सभी कहते हैं कि हर इंसान को 8 घंटे की नींद जरूरी है, और यहां तक कि रिसर्चर कहते हैं कि प्रति हफ्ता जो है वो जो होना चाहिए प्रति हफ्ता काम करने का वो 30 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इनका ऐसा बयान निकल कर आता है और लोग इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, आप जानते हैं कि किसने इन्हें अप्रिशिएट किया होगा? जो बाकी कंपनियों के मालिक हैं, जैसे जोमेटो के मालिक, स्विगी के मालिक, फ्लिपकार्ट के मालिक, इन सब के जो ये मालिक हैं इन्हें चाहिए कि जो वर्कर है वो लगातार काम करता रहे एकदम लेबर की तरह। लेकिन इन्हें जानना है कि ये जो चीजें चलती थी ये पास्ट में चलती थी, ब्रिटिश टाइम पे चलती थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे। इसके बाद बहुत सारे लेबरों द्वारा आंदोलन किए गए, जिसमें से एक आंदोलन जो वर्क आवर्स है उसे कम करने के लिए भी किया गया। पहले आपको याद रखना है कि पहले जब ऐसे लोग होते थे, ये जो NR नारायण मूर्ति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्री ओन करते हैं, तो ये लोग हफ्ते में एक दिन भी छुट्टी नहीं देते थे। लेकिन जब से लेबर आंदोलन जब बढ़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, तब से हमें देखने को मिला है कि संडे की भी छुट्टी दी जानी शुरू कर दी गई। क्यों? क्योंकि रिसर्चर और साइंटिस्टों और डॉक्टरों का कहना था कि जरूरी है ये किसी भी इंसान को विकसित करने के लिए, अच्छा दिमाग रहने के लिए, और ताकि उसका दिमाग स्ट्रेस आउट ना कर जाए, इसके लिए उसे खाली छोड़ना खुद को बहुत जरूरी होता है और बहुत टाइम के लिए भी जरूरी होता है। अब आप यहां आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है कि क्या हमें 70 घंटे 80 घंटे ऐसे हफ्ते में काम करना चाहिए या हमें एक वर्क लाइफ का बैलेंस बनाकर चलना चाहिए? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए। अब यहां कोटा से एक डाटा निकल कर आया है। आप जानते हैं कि कोटा में क्या होता है कि वहां 9th 10th 11th 12th से लोग तैयारी करने पहुंच जाते हैं
इंजीनियरिंग फील्ड में घुसने के लिए या मेडिकल फील्ड में जाने के लिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये कोटा में एक सर्वे कराया गया स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि देखने को मिलता है कोटा का जो कल्चर है वो बहुत स्ट्रेसफुल कल्चर है। वहाँ की जो कोचिंग्स हैं, उनका जो डाटा है, उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा एक ग्रास्पिंग है, जो कि ह्यूमन माइंड को और बच्चों के माइंड को बहुत स्ट्रेस से भर देता है। अब यहाँ आपको देखना है कि जो कोटा में जब कराया गया सर्वे तो पूछा गया कुछ सवाल, मैं सवाल आपसे बताता हूं और जवाब बताता हूं बच्चों के कितने प्रतिशत क्या है। तो पहला जो सवाल पूछा गया कि आप जब कोटा में रहते थे, क्या आपने अपने आप को कभी नुकसान पहुंचाने या अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए सोचा? तो इसमें 7% लोगों ने कहा हाँ हमने ऐसा सोचा है, और 85% लोगों ने कहा, जो बच्चे हैं उन्होंने कहा कि नहीं हमने ऐसा नहीं सोचा। इसके बाद कोटा में आप जब रहते थे तो आपको कभी स्ट्रेस फील होता था? और इसके आंसर मिले ऑफन, मतलब बहुत बार फील होता है। तो 12% बच्चों ने ऐसा कहा है, कभी कभी 46%, और बहुत कम 20% बच्चों का ये जवाब है। इसके बाद कब आप एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, कब आप स्ट्रेस से एकदम भर जाते हैं, ये पूछा गया। तो आप क्या करते हैं जब आप स्ट्रेस से पूरी तरह भरे होते हैं, तो कैसे आप निपटते हैं इस चीज से, ये सवाल पूछा गया। परिवार और दोस्तों से बात करना, ये 49% लोग बच्चे जो हैं वो कहते हैं। सो जाना 46% बच्चे, टीवी वगैरह देखना, फोन चलाना 40% बच्चे, एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना 36% बच्चे, पढ़ना शुरू कर देना 13% बच्चे, सिगरेट वगैरह पीना 5% बच्चे, और शराब वगैरह पीना 2% बच्चे। तो यहां आप देख सकते हैं कि वहां पर स्ट्रेस है, इसी वजह से बच्चों को उससे निकलने के लिए, कोप अप करने के लिए बहुत सारी चीजें करने को पड़ती है। इसके बाद पूछा गया कि आपके इन सिम्टम्स में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो सबसे पहला सिम्टम पूछा गया फटीग, आपको क्या आलस आता था? तो लोग कहते थे, बच्चे से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 43% बच्चे कहते हैं कि बढ़ गया था हमारा जो आलस था वो। उसमें 42 जो हैं वो बच्चे हैं 42%, और 45% लड़कियां हैं। इसके बाद नर्वस होना 33% बढ़ गया, लोनलीनेस 32% बढ़ गया, मूड स्विंग 32% बढ़ गया, डिप्रेशन, ऐसे आप देख सकते हैं कि चीजें कैसे बढ़ गई हैं। अब पूछा गया कि क्या आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलते हैं? तो केवल 3% ही ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हेल्थ प्रोफेशनल से मुलाकात की है, और 48% बच्चे जो कहते हैं कि नहीं हमें जरूरत नहीं मिली, और 4% बच्चे कहते हैं कि वो इतनी महंगी थेरेपी है कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। आगे हम चलते हैं। ये आप डाटा से समझ सकते हैं कि ये कोटा से डाटा निकल कर आया है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन जब पॉलिसी वगैरह बनाई जाती हैं तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से हमें पता चलता है कि कहां पर क्या दिक्कत है। अब यहां कांगो से रिलेटेड एक न्यूज आ रही है। तो सबसे पहले आप मैप में मेरे साथ देख लीजिए, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और यहां पर आप बीच में देख रहे हैं ये कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से न्यूज है, तो शुरू करते हैं। तो यहां पर न्यूज जब निकल कर आई तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन की रिपोर्ट का कहना है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से जो रिफ्यूजी हैं उनकी संख्या 70 लाख के करीब हो गई है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है। ये 70 लाख लोग जो हैं, जो इस कंट्री के निवासी हैं, ये डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, ये इन्हें अपने घर छोड़ने पड़े हिंसा के चलते। अब यहां पर आपको देखना है कि क्या ऐसा होता है, तो हम सीधे जिस्ट पर आ जाते हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है ये 1990 के दौर से शुरू होता है। 2 सिविल वॉर होती हैं। सिविल वॉर मतलब देश के अंदर ही वॉर लड़ी जाती हैं आपस में, 2 समुदाय या 2 लोगों के, 2 ग्रुप्स के बीच में। पहली सिविल वॉर होती है 1996 में, और दूसरी सिविल वॉर 1998 में हमें देखने को मिलती है। और ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे निकल कर आया था, तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से, कि रवांडा में जीनोसाइड कराया गया था 1994 के अंदर, जिसमें हुतू एक्सट्रीमिस्ट लोग जो थे उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी के करीबन 10 लाख लोगों को मार दिया था। तूतीसीज, जिन्हें हम तुत्सी कहते थे, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, और साथ ही साथ जो हुटू के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, इन्होंने नॉन एक्सट्रीमिस्ट हुतुओं की भी हत्या कर दी थी। ये 1994 में देखने को मिला था, जिसके बाद ये सिविल वॉर्स हुई 1996 और 1998 के अंदर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सब चीजें होने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है, जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो हुतू लोग थे, जिन्हें डर था कि अब जो हमने तुत्सियों को मारा है तो हमसे वो बदला लेने जरूर आएंगे, जिसकी वजह से वो रवांडा क्रॉस करके नॉर्थ कीवू और साउथ कीवू प्रोविंस में पहुंच जाते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की ही। और यहां पर जो ग्रुप्स हैं ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, और ये फाइट्स चलती आ रही हैं और लगातार चलती आ रही हैं।
अब इसी से एक जब फाइनल इंसिडेंट निकल कर आया है तो आप देख सकते हैं ये जो मूवमेंट चल रहे हैं इनके चलते करीबन 70 लाख लोग इस वक्त विस्थापित हैं अपने घरों से, इन्हें अपने घर छोड़कर जाना पड़ा है। ये बहुत एक पुराना कॉन्फ्लिक्ट है और अभी भी ये चल रहा है। अब यहाँ पर ये जो लोग हैं इन्हें सेक्सुअल वायलेंस भी देखने को पड़ता है, महिलाओं को सेक्सुअल वायलेंस देखने को मिलता है, लोगों की बारबैरिक किलिंग हो जाती है और बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन यहां पर हमें देखने को मिलता है। इंटरनेशनल कोर्ट में भी रवांडा जीनोसाइड 1994 पर केस चल रहा है और आप ये समझ सकते हैं कि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि एक मूवमेंट है जिसका नाम है DU23 मार्च। ये एक ग्रुप है जो रिबेलियन ग्रुप है जो वहां की जो प्रेजेंट डे कॉन्गो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। आगे हम चलते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये विमान है MiG-21 फाइटर जेट। भारत में सबसे पहले जो सुपरसोनिक फाइटर था वो MiG-21 ही था जो भारतीय एयरफोर्स को दिलाया गया था। इंडियन एयरफोर्स में MiG-21 को 1963 में लाया गया था और इसने बहुत सारी वॉर्स भी देखी हैं। जो हमारी भारत बांग्लादेश को लिबरेट करवाने के लिए वॉर लड़ी गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी मिग ने हिस्सा लिया था। और आपको एक चीज याद रखनी है कि अभी जो नंबर 51 स्क्वाड्रन सौर डैम्स था जो कि श्रीनगर में स्थित है, ये भी हमारी MiG-21 की एक स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स की। इसका बेस है श्रीनगर। आपको याद होगा जो भारत के पायलट थे अभिनंदन वर्धमान, ये जाकर पाकिस्तान में लैंड कर गए थे, गिर गए थे गलती से पाकिस्तान की टेरिटरी में, वो इसी स्क्वाड्रन का हिस्सा थे जिसका नाम है स्वारडाम्स। ये श्रीनगर बेस थी। अब देखने को क्या मिला है कि जो जितनी भी MiG-21 की स्क्वाड्रन थी इन्हें भारत से बंद किया जा रहा है, फेज आउट करना शुरू कर दिया गया है और माना जा रहा है कि 2025 तक जितने भी एक्टिव स्क्वाड्रन है MiG-21 के, ऑल टोटल इसमें करीबन 28 स्क्वाड्रन्स हैं जिन्हें धीरे धीरे करके 2025 तक बंद कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो भारत अपनी इन स्क्वाड्रनों को चेंज करके नई स्क्वाड्स बनाने जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से प्लेन अब भारत इस्तेमाल करने जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो आप प्लेन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका नाम है MiG-21। ये MiG-21 भारत अब इसे यूज करना खत्म करने जा रहा है 2025 तक। क्यों? क्योंकि ये अब पुराना हो चुका है और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नए डिफेंस टेक्नोलॉजी के एनहांसमेंट के कारण अब MiG-21 को बंद कर दिया जाएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की तस्वीर है। तेजस भारत में ही बनाया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO द्वारा मिलकर, और इसका प्रोडक्शन जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही करता है। ये पूरी तरह से इंडिजीनियसली बनाया गया है, माफ कीजिएगा। और जो तेजस है ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अपने ऊपर मिसाइल भी होल्ड कर सकता है और ये सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रेवल करने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद हम यहां पर देखें और कौन से नए प्लेन्स जो नए स्क्वाड्रन्स में शामिल किए जा रहे हैं, तो उनमें से आप यहां देख सकते हैं, ये है भारत को जो फ्रांस से भारत ने खरीदा है रफाइल जेट। तो रफाइल जेट की तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, इसे भी लाया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। ये ट्विन इंजन विमान है कि अगर इसका एक इंजन खराब भी हो जाता है तो दूसरा इंजन यहां लगाया जा सकता है। और जो करंट डे टेक्नोलॉजी है उसके मुकाबले हम देखेंगे तो रफाइल जेट ही भारत को एक लीड दे सकता है किसी वॉर सिचुएशन के अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी हैवी मिसाइल्स के साथ हम रफाइल जेट को इक्विप कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके अंदर सुपरसोनिक न्यूक्लियर डिटोरेशन मिसाइल भी सेट कर सकते हैं। ये हमारा नीचे से व्यू है रफाइल जेट का। तो आपको समझ लेना है कि भारत के अंदर जो पुराने विमान थे MiG-21 उसकी स्क्वाड्रन को खत्म किया जा रहा है और इसे इसे रिप्लेस करके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि हमारा तेजस है और हमारा रफाइल जेट, इनकी स्क्वाड्रनों को लाया जा रहा है, बनाया जा रहा है भारत के अंदर। आगे हम चलते हैं तो अगली खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक से होने जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी देखने को मिला सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है रश्मिका मंदना। तो इनकी एक डीप फेक वीडियो बनाई गई है। डीप फेक वीडियो क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। डीप फेक वीडियो का मतलब है कि किसी अन्य वीडियो के ऊपर आप किसी और व्यक्ति का चेहरा लगा दें और वो चेहरा एकदम, वो वीडियो एकदम ऐसी लगे कि वो एकदम रियल वीडियो है। इसे हम कहेंगे डीप फेक वीडियो। ये जो डीप फेक वीडियो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाई गई है और किसने बनाई है ये अभी तक पता नहीं लगाया जा चुका है। इसी को लेकर आईटी मिनिस्ट्री ने वार्निंग इशू किया है सोशल मीडिया साइट्स को, जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक को, कि अगर उन्हें अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी भी कोई भी
डीप फेक वीडियोस वगैरह मिलते हैं तो तुरंत उन्हें टेक डाउन करना है और 36 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 36 घंटे के अंदर उन्हें उन पर टेक डाउन करना पड़ेगा, उन्हें हटा लेना पड़ेगा अपनी पोस्ट के ऊपर से। अब ये इशू जो किया है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया है। इसका कहना है कि ये इलीगल है कि किसी और व्यक्ति का हम चेहरा किसी और व्यक्ति के ऊपर लगा दें, सेक्शन 66D के अंदर से, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर पाया जाता है। अब आपको यहां समझना है कि जो अभी आईटी रूल्स आए हैं 2021 के, इसमें भी प्रावधान रखे गए हैं कि ड्यू डिलीजेंस इज एक्सरसाइज्ड एंड रीजनेबल एफर्ट्स आर मेड टू आइडेंटिफाई मिस इंफॉर्मेशन एंड डीप फेक्स। यहां पर बात हुई है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी इसके अंदर से निकल कर आएंगी जिसमें हम आवाज भी चेंज कर सकते हैं किसी की और एकदम नई फ्रेश वीडियो बना सकते हैं, एक नया सिनारियो बना सकते हैं जो आज तक कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ होगा। तो ये एक जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी आ रही है, ये आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट भी है ह्यूमैनिटी के लिए और कितनी खतरनाक भी है, अगर यहां से आप समझ सकते हैं इसे। तो ये मैक्सवेल हैं, तो आपने कल का मैच जरूर देखा होगा, जिसने नहीं देखा होगा उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे या कहीं भी देखा होगा कि कल का जो मैच हुआ है अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, इसमें शुरू में ऑस्ट्रेलिया हारती हुई नजर आती है, लेकिन उसके बाद मैक्सवेल कमान संभालते हैं और 201 रन बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता देते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मैच था, इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी फाइनल्स के अंदर जगह बनाता हुआ नजर आ रहा है और भारत पहले ही फाइनल के अंदर बन गया है। आप समझ सकते हैं क्वालिफाई हो चुका है, साउथ अफ्रीका क्वालिफाई हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई हो चुका है और जो हमारी एलिमिनेटेड टीम है तो बांग्लादेश एलिमिनेट हो चुकी है, श्रीलंका एलिमिनेट हो चुकी है, नीदरलैंड्स और माफ कीजिएगा इंग्लैंड एलिमिनेट हो गई है, नीदरलैंड बची है, अफगानिस्तान बची है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, ये 4 कंट्रीज बची हैं। इनमें से कोई एक कंट्री ऊपर आएगी और वो फाइनल्स में मैच पहुंचेगी खेलने के लिए। आगे एक अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड, तो यहां पर ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से है, इसमें पूरा बताया गया है कि बिजली क्या होती है, पावर क्या होती है, फेज क्या होते हैं, एसी पावर क्या होती है, पावर कैसे ट्रांसमिट की जाती है, कैसे बिजली घर तक पहुंचती है, ग्रिड क्या होता है, ग्रिड सिस्टम क्या होता है। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें और इसे पूरे को पढ़ें, आपको ये डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। जहां पर भी आपको अगर डाउट्स आते हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम हैंडल जो कि है अहम अस्मि योद्धाय या योद्धा, आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ढूंढ सकते हैं योद्धा IAS नाम से और आप हमें वहां पर अपनी क्वेरी बता सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। आज के न्यूज़पेपर से बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।